निष्ठा के हिसाब से तो सारी बातें क्लियर हो चुकी थी ना। तो फिर अब उसके यहाँ आने का क्या मतलब था। एक बार फिर निष्ठा के मन में उसका डर जगह बनाने लगा था। अब आगे स्वयं ने उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखे तो उससे 2 कदम दूर हो गया। निष्ठा ने एक राहत की सांस भरी कि स्वयं बोला, 2 मिनट बात करनी है तुमसे। निष्ठा ने उसे देखते हुए कहा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई बात बची है करने के लिए। जो भी था हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं ना, तो फिर अब क्या ही बचा है। रिवांश ने निष्ठा की साइड लेते हुए कहा, तुम्हें बार बार क्यों ज़बरदस्ती करते हो उससे। वह कह रही है ना, तो बस बात को ख़त्म करो। वैसे भी उसे जो कहना था तो उसने कह दिया है, तो अब उसके पीछे पड़ने से क्या ही फायदा है। स्वयं ने रिवांश को घूर कर देखा और अपनी उंगली को जोर से उसके सीने पर प्रेस करते हुए कहा, अपनी हद में रहो। मेरे और उसके बीच आने का हक तो मैंने उसके पति को भी नहीं दे रहा। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। जाकर अपनी क्लास को अटेंड करो। निष्ठा ने उसे देखा और उसका हाथ रिवांश के सीने से हटाते हुए बोलती, फालतू में सीन क्रिएट करना बंद करो स्वयं। क्या चाहते हो तुम, क्या बात करनी है तुम्हें। स्वयं ने जल्दी से कहा, निष्ठा तुम समझ नहीं रही हो। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ यार। 4 साल साथ रहे हैं हम और तुम 8 महीनों में इतना बदल गई, यहाँ तक कि तुमने शादी भी कर ली। लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। मुझे इससे सच में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हारा इस टाइम पर कोई बच्चा भी होता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। अध्याय तुमसे प्यार नहीं करता और ना कर सकता है। वह तो तुम्हारी बहन से प्यार करता है। तुम सोच कर देखो, शुरू शुरू में तो हर आदमी को नई लड़की या औरत पसंद आती है, लेकिन बाद में वह उब जाता है। अगर तुम्हारे साथ हुआ तो अध्याय बदल गया। तो अभी तो वह तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या ही गारंटी है। उसकी कही गई बातें सुनकर निष्ठा के साथ बाकी सब भी हैरान रह गए। निष्ठा हल्के से हंसी और उसे देखते हुए बोली, आज लग रहा है स्वयं बाश किसी के रटे रटाए शब्द बोल रहा है। उसकी बात सुनकर स्वयं हैरानी से उसे देखने लगा तो निष्ठा बोली, क्या दी ने तुम्हें यह सब कुछ कहा। देखो, अगर उन्होंने यह कहा भी है तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे पति सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए मैं उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली और मुझे भरोसा है कि वह कभी नहीं बदलेंगे। और हमारा गठबंधन है ऐसा जो किसी के तोड़ने पर भी नहीं टूटेगा। एक आदमी को कैसा होना चाहिए यह मैंने उन्हें देखकर जाना है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि वह बदल जाएंगे तो तुम गलत हो, और तुम्हारी सोच का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह बार बार मुझे परेशान करना बंद कर दो। इससे तुम भी परेशान होते रहोगे और मुझे भी परेशान करोगे। तो इससे बेहतर है कि तुम खुद की हरकतों पर लगाम लगा लो। हम दोनों के लिए यही ही बेहतर होगा। यह बोलकर निष्ठा
क्लास की तरफ बढ़ गई। स्वयं उसे जाते हुए देखता रहा। वहीं निष्ठा के चारों दोस्त कभी निष्ठा को तो कभी स्वयं को देख रहे थे। स्वयं ने निष्ठा को जाते देखा तो उसके पीछे चल दिया, लेकिन निष्ठा उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नेहा ने अपने दोनों हाथों को गालों में रखकर बड़े ही प्यार से कहा, यार अगर ऐसा बंदा मुझे मिले तो मैं कभी ना ही ना करूं। मैं तो तुरंत हाँ ही कर दूं उसे। ये कितना प्यार करता है निष्ठा से, कितने एफर्ट लगा रहा है उसे मनाने के लिए। उसकी बात सुनकर रिवांश उसे घूर कर देखने लगा। फिर बोला, तुम्हारे पास दिमाग है या फिर वह भी घुटनों में ही है, या फिर घुटनों से भी नीचे चला गया है। नेहा ने उसे घूर कर देखा तो रिवांश बोला, वह कितना बड़ा रेड फ्लैग है, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कैसे पागल बना निष्ठा के पीछे पीछे घूमता रहता है, यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है, और तुम कह रही हो कि तुम उसे हाँ कर दोगी। लेकिन नेहा तो नेहा थी। रिवांश से वैसे ही उसका 36 का आंकड़ा चलता था। उसने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कितना ही बड़ा रेड फ्लैग क्यों ना हो, प्यार तो करता है ना, और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वह मुझे पूछ भी तो नहीं रहा। यह कहते हुए उसने रोनी जैसी सूरत बना ली। ईशा ने उसे देखा और बोली, सपनों से बाहर आ, निष्ठा शादीशुदा है, वह उसे हाँ क्यों करेगी भला। यह सुनकर नेहा का तो मुंह ही बन गया। वहीं रिवांश अभी भी लगातार उसे घूरे ही जा रहा था। उसने मन ही मन खुद से ही कहा, यह सारी की सारियाँ लड़कियों को रेड फ्लैग बंदे ही क्यों पसंद आते हैं। भाई कोई हम जैसे ग्रीन फ्लैग बंदों पर भी नज़र डाल ले, लेकिन नहीं, सबको तो रेड फ्लैग चाहिए। शुरू में सब अच्छा होता है, लेकिन बाद में उनके रोने शुरू हो जाते हैं। सह, मुझे क्या है, ये जो चाहे वो करे। वैसे भी वह आदमी निष्ठा के पीछे पागल है, इसे क्यों ही भाव देगा। वह सब भी अब अपनी अपनी क्लास की तरफ चल पड़े। इधर अध्याय के ऑफिस में राम आज कुछ परेशान सा था। अध्याय ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी तो सुबह ही भाप ली थी, लेकिन उसे लगा कि राम खुद आकर उसे सब कुछ बता देगा। अक्सर उनके बीच यही तो होता था। अगर एक परेशान होता था तो दूसरे को सामने से जाकर अपनी परेशानी बता दिया करता था, लेकिन इस बार राम उसके पास नहीं आया। अध्याय को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन राम ने उसे कुछ भी नहीं बताया, जबकि उसके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अध्याय से अब रुका नहीं गया। उसने आखिर उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ है तुझे? सिया से झगड़ा करके आया है क्या तू? इतना परेशान क्यों लग रहा है? राम ने हैरानी से उसे देखा। अध्याय ने उसे पकड़कर बैठाते हुए कहा, ऐसे देखना बंद कर मुझे। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे कुछ भी छुपा सकता है? अब बता क्या हुआ है, क्यों मुंह सड़ा रखा है तुमने? राम ने गहरी सांस भरी और बोला, यार सिया नाराज है, मैं उसे मना भी नहीं पा रहा। और वो नाराज क्यों है? अध्याय ने सवाल किया। राम ने मुंह बनाकर कहा, तू जानता तो है हमारा रोज का है यार, लेकिन इस बात तो वह भयंकर वाली नाराज हो चुकी है।
वह भी सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैंने उसे यह बोल दिया कि मुझे भी आयु जैसी एक प्रिंसेस चाहिए। बस इसी बात पर मुंह फुलाए हुए है। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त तू इतना बुद्धू कैसे है? असल में ये उसकी नाराज़गी नहीं, उसका डर है। अब वह तो तुझे दूर करना है, भूल मत। इससे पहले भी उसका मिसकैरेज हो चुका है और ऐसे में जाहिर सी बात है वह डर रही होगी। उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर। इस तरह परेशान होने से भी क्या ही होगा। उस मिसगैरेज से उसके दिल में जो डर बैठा है उसे दूर भी तो तुझे ही करना होगा ना। उसकी बात सुनकर राम भी सोच में पड़ गया। वह सही ही कह रहा था। इस वक्त तो सिया की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वह खुद को संभाल पाए। यह याद आते ही राम के चेहरे के भाव भी बदल गए। उन्होंने अपना पहला बच्चा खोया था और एक एक करके उसके जहन में पुरानी बातें ताज़ा होने लगी। वो मंजर जो राम की रूह तक को झंझोर कर रख दे। भला वो ये सब कैसे ही भूल सकता था। हाँ, वो बुरी यादें दिल के किसी कोने में दफन तो जरूर हो चुकी थी, जो अब बाहर निकलने लगी थी। फ्लैशबैक। कॉलेज के वक्त राम ने सिया को मनाने के लिए ना ही जाने कितने पापड़ बेले थे और आखिरकार उसने सिया को मना भी लिया था। ऐसा नहीं था कि सिया के दिल में राम के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वह बस अपनी फीलिंग से भागती थी। वैसे भी राम और सिया का रिश्ता हमेशा से वैसा ही रहा जैसा आज था। हमेशा दोनों में नोक झोंक लगी ही रहती थी और अध्याय हमेशा से उनके झगड़े सुलझाया करता था। इसलिए वह खुद को उन दोनों का पर्सनल कबूतर कहता था, जो उन दोनों के संदेशों का आदान प्रदान करता रहता था। जल्दी ही राम ने सिया को शादी के लिए प्रपोज किया और सिया ने भी तुरंत हाँ कर दी और दोनों काफ़ी खुश थे। और फिर कॉलेज का यह आखिरी साल था, तो दोनों ने सोचा था कि कॉलेज ख़त्म होने के तुरंत बाद जब राम और अध्याय का बिजनेस सेटल हो जाएगा तो उसके बाद आराम से शादी कर लेंगे। लेकिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में दोनों ने काफ़ी ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उस रात दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ चुके थे और दोनों को ही कोई डाउट भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। भले ही वह दोनों नशे के चलते एक हुए थे, लेकिन अगली सुबह जब होश संभाला तो दोनों को ही अपनी गलती और जिम्मेदारी का एहसास हो चला था। सिया कहीं न कहीं डर तो रही थी कि राम अब पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राम ने उसे उस दिन वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज किया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद अध्याय और राम ने पार्टनरशिप में बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया और किशन जी के सपोर्ट से ही बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा रन भी करने लगा। राम ने अपना मन बना लिया था कि सिया से शादी कर लेगा, लेकिन तभी सिया ने उसे एक न्यूज़ दी कि वह प्रेग्नेंट था। राम हैरान था, लेकिन कहीं न कहीं मन में खुशी भी थी। सिया जहाँ परेशान थी तो वहीं राम बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह खुश था और अध्याय तो उन दोनों की खुशी में वैसे भी खुश था।
दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। उस दिन सिया ऑफिस के लिए निकल रही थी। हालांकि वह अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी केयरफुल रहती थी, लेकिन ड्राइवर न होने की वजह से उस दिन वह खुद ही ड्राइव कर रही थी। यह बात उसने राम से भी नहीं बताई थी, लेकिन रास्ते में ही उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस दिन वो मौत और ज़िंदगी के बीच में थी। जब राम को पता लगा तो राम टूट चुका था। अध्याय ने उसे जैसे तैसे करके संभाला। सिया को तो बचा लिया गया था, लेकिन वह नन्ही सी जान जो उसमें पड़ रही थी वह अब इस दुनिया में नहीं थी। राम को एक धक्का लगा, लेकिन उसे खुद को संभालना था, क्योंकि अगर वह टूट जाता तो सिया को कौन संभालता। उस एक्सीडेंट के बाद सिया काफ़ी दिनों तक बिल्कुल शांत हो चुकी थी। न उसने किसी से कुछ बात की थी और ना ही एक शब्द किसी से कुछ कहा। और तब से ही उसके मन में उस डर ने जगह बना ली थी जो अब भी उस पर हावी हो रहा था। अध्याय ने राम के साथ मिलकर सिया को उस ड्रामा से बाहर निकाला, वरना शायद अध्याय अपने दोस्त और राम अपनी पत्नी को खो चुका होता। फ्लैशबैक एंड राम ने अध्याय को देखा और धीरे से कहा, वह एक्सीडेंट बहुत बुरा था। आज भी याद आता है तो एकदम से रूह ही कांप जाती है। अध्याय ने उसके हाथ को पकड़कर आराम से कहा, मैं मानता हूँ कि पास्ट बहुत बुरा रहा है, लेकिन फ्यूचर भी वैसा ही होगा, ये तो ज़रूरी नहीं है। सिया को समझो और उसे समझाओ, आराम से बात करो, सब ठीक ही हो जाएगा। राम ने हल्के से मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वह दोनों दोस्त एक दूसरे की बैकबोन थे। एक जब भी डगमगाता तो दूसरा उसे संभाल ही लेता था, और इसलिए शायद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी। और सिया, वह तो उनकी दोस्ती में एक प्लस पॉइंट थी। वह राम की तो दोस्त थी। वह बात अलग थी कि दोस्ती प्यार में बदल गई। अध्याय ने राम को समझा दिया था, अब आगे का काम तो राम को ही करना था। रात का टाइम, राणा मैंसन। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। निष्ठा को लगा अध्याय स्टडी रूम में है, तो वह आराम से अपने कमरे में गई कि अचानक ही उसे किसी ने कमर से पकड़कर खींच लिया। वह एकदम से चौंक गई और इसी के साथ उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई, जिसे रोकने के लिए जल्दी से अध्याय ने अपने हाथों को उसके मुंह पर रख दिया। निष्ठा आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। उसके लिए अध्याय की ये हरकत किसी मिनी हार्ट अटैक से कम नहीं थी। अध्याय ने उसे घुमाकर दीवार पर लगा दिया और उसे देखते हुए कहा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत। निष्ठा ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय ने धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और इसी के साथ निष्ठा ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए बोलना शुरू किया, ऐसा कोई करता है क्या भला? मैं डर गई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह से डराने की? आपको पता भी है मैं घबरा गई थी। मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई थी, आपको कुछ आइडिया भी है? आपने मुझे क्यों डराया? वो एक सांस में बस बोलती ही चली जा रही थी, लेकिन अध्याय पर तो मानो
उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी नज़र तो बराबर निष्ठा के हिलते डुलते हुए होठों पर थी और अचानक ही अध्याय ने अपना चेहरा आगे बढ़ाकर निष्ठा के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे किस करने लगा। निष्ठा उसकी इस अचानक की गई हरकत से और भी ज़्यादा हैरान रह गई। हैरानी से तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जबकि अध्याय आंखें बंद किए और उसे कमर से कस के जकड़े लगातार बस चूमे ही जा रहा था। उसकी पकड़ निष्ठा पर वाकई काफ़ी मजबूत थी। अध्याय को जब महसूस हुआ कि निष्ठा की नज़र उस पर है तो एक पल को रुका। उसने निष्ठा को देखा, लेकिन अगले ही पल उसने कमर से पकड़ निष्ठा को ऊपर उठा लिया। निष्ठा ने सपोर्ट के लिए अपने पैर अध्याय की कमर पर बांध दिए और धीरे से अपनी सांसें संभालते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, अध्याय ने साफ शब्दों में जवाब दिया। निष्ठा उसे देखती ही रह गई। अध्याय ने उसे लाकर बेड पर छोड़ दिया और तुरंत ही रूम की लाइट ऑफ करके एक रेड कलर का नाइट बल्ब ऑन कर दिया। इस रोशनी ने माहौल को थोड़ा और रोमांटिक बना दिया था। निष्ठा उस हल्की रोशनी में भी अध्याय की वो पावरफुल और पैसिनेंट प्रेजेंस फील कर पा रही थी। आज सच में अध्याय काफ़ी ही ज़्यादा बेताब दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा क्यों था ये तो निष्ठा भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बीते दिनों बहुत कुछ हो चुका था जिसने उन दोनों के बीच एक अनकही सी दूरी बनाकर रख दी थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक था और आज अध्याय बस निष्ठा को प्यार करना चाहता था। अध्याय निष्ठा ने उसकी हल्की लाल रोशनी में उसकी आंखों को देखने की कोशिश की। अध्याय ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद ही करीब कर लिया और धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, आज मुझे बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है कि आज मैं तुम्हारी बात ही ना मान पाऊँ। उसकी वह गहरी धीमी आवाज़ निष्ठा को एक सिरहन दे गई थी। उसे फील हुआ कि अचानक ही उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अध्याय ने धीरे से उसके एयरलॉक को चूम लिया। निष्ठा ने मचलकर अपनी आंखों को मींच ली और अपनी बाहें अध्याय की गर्दन पर लपेट दी। अध्याय के होंठों पर मुस्कान आ गई थी। उसने निष्ठा के मासूम से चेहरे को देखा और मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, दैट लाइक ए गुड गर्ल, माई स्वीट लिटिल वाइफी। निष्ठा ने उसे देखा और अध्याय ने उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए एक बार फिर से उसके होठों को अपनी ही गिरफ्त में ले लिया। दोनों ही अब एक दूसरे में खोने लगे थे। अध्याय के हाथ निष्ठा की पूरी बॉडी पर मूव होने लगे थे, वहीं निष्ठा के हाथ कभी अध्याय की मस्कुलर पीठ पर घूमते तो कभी उसके बालों को खेलते। काफ़ी देर बाद अध्याय ने उसके होंठों को छोड़ा। निष्ठा ने एक गहरी सांस भरी और उसी वक्त अध्याय ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए और उसकी गर्दन पर बाइट की। एक सिसकी के साथ निष्ठा ने अपने नाखून अध्याय की पीठ पर धंसा दिए, लेकिन अध्याय को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखते ही देखते दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए। कमरे में दोनों की बढ़ी हुई धड़कनें और सांसों का शोर मचा रही थीं और उस मीठे शोर के बीच सुनाई दे रही थीं निष्ठा की मीठी मीठी सिसकियाँ, जो अध्याय को और भी ज़्यादा बेसब्र बना रही थीं।
ना जाने कब तक दोनों ही एक दूसरे में डूबे हुए प्यार किए रहे थे और फिर थक कर सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। निष्ठा तो हद से ज़्यादा थक गई थी, उसने तो तुरंत ही नींद आ गई। लेकिन अध्याय अब उसे अपने सीने से लगाए बस मुस्कुराते हुए उसे प्यार से निहार रहा था। उसने प्रकृति से मिले धोखे के बाद शायद उम्मीद ही नहीं की थी कि वो किसी से इतनी शिद्दत से प्यार कर भी पाएगा। लेकिन हाँ, ये सच जरूर था कि अध्याय ने प्रकृति से भले ही प्यार किया हो, लेकिन जो शिद्दत इस वक्त उसके प्यार में थी उतनी तो उस वक्त भी नहीं रही होगी। अध्याय ने मुस्कुराकर निष्ठा के माथे को शिद्दत से चूम लिया। ये लड़की अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुकी थी, जिसे वो कभी खुद से अलग नहीं कर सकता था। अगली सुबह मिहिर का घर। मिहिर के फ़ोन पर एक मैसेज का पॉपअप हुआ। वो इस वक्त नहाने गया हुआ था। ही ने उसका फ़ोन देखा तो जाकर उसके फ़ोन को चेक किया। श्री नाम फ्लैश हो रहा था। उसने वो मैसेज ओपन किया तो उसमें एक मैसेज था, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है मैं कल पहुंच जाऊंगी, तैयार रहना आप, और टाइम पर ही मुझे पिक करने भी आ जाना। और यह मत भूलना कि आपने वादा किया है कि आंटी की डांट से आप मुझे बचाओगे। अगर मुझे डांट पड़ी ना तो आप देखना, आपके कान भी खिंचवा दूंगी मैं। हीर उस मैसेज को देखकर हैरान थी। यह लड़की आखिर थी कौन जो इतने हक से मिहिर से बातें कर रही थी? और तो और क्या अवंतिका जी भी उसे जानती थी क्या? हीर ने मन ही मन बस यही बातें चल रही थी। उसके मन में कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योरिटी आ चुकी थी। वैसे ही मिहिर के दिल में उसके लिए क्या था, यह बात तो वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और उस पर किसी लड़की का यूँ बार बार मैसेज करना उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और ऊपर से डर भी लग रहा था कि कहीं मिहिर की ज़िंदगी में कोई और तो नहीं। तभी मिहिर नहा कर निकला। उसने जब हीर के हाथ में अपना फ़ोन देखा तो बोला, क्या हुआ? किसी का कॉल आया क्या, या फिर कोई मैसेज? हीर ने बिना कुछ कहे उसका फ़ोन उसकी ही तरफ बढ़ा दिया। मिहिर ने श्री के मैसेज को देखा तो उसका तो मुंह ही बन गया और वह धीरे से बोला, यह लड़की हर बात में बस मुझे धमकी ही देती रहती है। मैं तो हमेशा से इसे बचाता हूँ, फिर भी। हीर मिहिर को देख रही थी। वह तो जानना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मिहिर ने अपने हाथ में अपना पकड़ा हुआ टॉवेल सोफे पर फेंका और फ़ोन साइड में रखकर मिरर की तरफ बढ़ गया। लेकिन हीर की नज़रें तो बस अब भी उस पर ही थीं। मिहिर ने महसूस किया तो अपने कदम वापस हीर की तरफ बढ़ा दिए थे और उसे देखने लगा था।